गुड इवनिंग। साइंस का चैप्टर 1 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के डिफरेंसेस तक आपको पढ़ा लिया था, है ना। और उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है? जवाब है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। हाउ? आइए जानते हैं। मैटर कि कितने स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम लोग सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, तो वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। When we increase the temperature and decrease the pressure of a solid, it gets changed into liquid. जब हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका प्रेशर, उस पर जो प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसको घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करें और उस पर लगने वाला प्रेशर इंक्रीज करें, तो वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड and increase the pressure applied on that liquid, then the liquid gets changed into solid. जब भी हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर घटाएंगे, उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ाएंगे, वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड टू गैस के लिए बात करें, जब भी हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, और उस पर लगने वाला प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। When we increase the temperature of a liquid and we decrease the pressure applied on the liquid, then the liquid gets changed into gas. Similarly, गैस टू लिक्विड, जब हम किसी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और उस पर लगने वाला प्रेशर
इंक्रीज करेंगे वो गैस अपने लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। When we decrease the temperature of a gas and we increase the pressure being applied on that gas, then the gas will change into its liquid state. It means matter can change its states by changing temperature of the matter and by changing the pressure being applied on the matter. मैटर का टेम्परेचर और मैटर पर लगने वाले प्रेशर को चेंज करके हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। यही क्वेश्चन था ना, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। हाउ? by change in temperature and pressure being applied on the matter. मैटर पे जो टेम्परेचर है मैटर का और मैटर पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उन दोनों को चेंज करने से मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा। सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वो अपने लिक्विड स्टेट में आएगा। लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उस पर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वो लिक्विड गैस में चेंज होगा। गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, उस पर लगने वाला प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसी लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और उस पर लगने वाला प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब कि इन प्रोसेसेस को क्या बोलेंगे? सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। अब जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं इसको? सॉलिडिफिकेशन। और मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं और उस पर लगने वाला क्या इंक्रीज करते हैं? उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उस पर लगने वाला जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करते हैं, तो वो सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। सिमिलरली जब किसी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और उस पर लगने वाला प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वो गैस डायरेक्टली अपने सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए।
इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो अब हम इन टर्म्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग? Melting is the process of conversion of a solid into its liquid state. Similarly, fusion को भी हम define कर सकते हैं। Fusion is the process or phenomenon of conversion of a solid into its liquid state. What is vaporization? Vaporization is the process of or phenomenon of conversion of a liquid into its gaseous state. What is condensation? Condensation is the process or phenomenon of conversion of a gas into its liquid state. What is solidification? Solidification is the process or phenomenon of conversion of a liquid into its solid state. What is sublimation? Sublimation is the process or phenomenon of conversion of a solid directly into its gaseous state without reaching its liquid state, and conversion of a gas into its solid state without reaching to its liquid state. इन दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में चेंज होता है तब भी वो प्रोसेस सब्लिमेशन है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है तब भी वो सब्लिमेशन है, और इन दोनों में से किसी भी केस में लिक्विड स्टेट नहीं आता है। तो अब है मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? melting point. What is melting point? It is the minimum temperature at which a solid gets converted into its liquid state. मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड गेट्स चेंज्ड इनटू इट्स liquid state or starts changing into its liquid state. मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में चेंज होता है या चेंज होना शुरू होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? What is boiling point? Boiling point क्या है? Boiling point is the minimum temperature at which a liquid starts changing into its gaseous state. Boiling point is the minimum temperature at which a liquid starts changing into its gaseous state. Boiling point वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पर एक लिक्विड अपने गैसेस स्टेट में चेंज होना शुरू होता है या फिर वो चेंज होता है। ये होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट होगा।
एक कंडेंसेशन पॉइंट होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई गैस अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता हो, कंडेंसेशन पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट में चेंज होना शुरू होता हो, फ्रीजिंग पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई गैस अपने लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, सब्लिमेशन पॉइंट। या फिर पॉइंट ऑफ सब्लिमेशन या सब्लिमेशन पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड डायरेक्टली अपने गैसेस स्टेट में चेंज होता है, या फिर वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई गैस डायरेक्टली अपने सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, सब्लिमेशन पॉइंट कह सकते हैं उसको। सबसे ज्यादा चर्चा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की होती है। ये सारे पॉइंट्स की चर्चा नहीं होती है, फिर भी जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन बनता है, बॉइलिंग पॉइंट का बनता है, उसी तरह से हम इनका भी बना सकते हैं। ओके, फिर हम चेक करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसमें। मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट आपको पढ़ा दिया, फ्यूजन और मेल्टिंग भी बता दिया। देन नेक्स्ट है कि जब भी कोई एक सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, यानी कि मेल्ट होता है, उस पीरियड में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब तक मेल्टिंग का प्रोसेस चलता रहता है, चाहे वो जितनी देर भी चले, जब तक मेल्टिंग का या फ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है, कोई सॉलिड किसी लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, उस पूरे पीरियड के दौरान उस मैटर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि हम मेल्ट करने के लिए उस मैटर को जो कि सॉलिड स्टेट में है कंटिन्यूअसली हीट करते रहते हैं। यहां क्वेश्चन रेज होता है कि जब भी एक पॉट में, एक वेसल में कोई सॉलिड मैटर रखा हुआ है और नीचे से हम उसको गैस स्टोव की मदद से या किसी भी अन्य फायर सोर्स से इसको हीट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, यानी कि इसका हम टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तभी तो इसके अंदर रखा हुआ जो भी सॉलिड मैटर है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। और चुटकी बजाते चेंज तो होगा नहीं, पूरा का पूरा मैटर पलक झपकते या चुटकी बजाते सॉल्टी लिक्विड स्टेट में तो आएगा नहीं, वो कुछ टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम। जितना भी देर तक ये मेल्टिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता रहेगा, तब तक उस पीरियड के दौरान जब थर्मोमीटर से हम चेक करेंगे टेम्परेचर, तो पता चलेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जबकि उससे पहले जब हमने इसके अंदर सॉलिड रखा था, सॉलिड मैटर रखा था, नीचे से हीट करना शुरू किया था, तो हमारा थर्मोमीटर क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली ये बता रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 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 इंक्रीज हो रहा है। एक समय आता है जब एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचता है जिस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पर पहुंचते ही ये सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है।
और फिर उसी मेल्टिंग पॉइंट पर यानी उसी मिनिमम टेम्परेचर पर टेम्परेचर आकर के कांस्टेंट हो जाता है, जबकि नीचे से कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी हीट एनर्जी जा कहां रही है कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, कहां गई वो सारी की सारी हीट एनर्जी, जबकि हम इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो कंटिन्यूसली हम हीट कर रहे हैं, जो अब जो हीट मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने के बाद जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली सॉलिड को, वो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। और जब उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तभी तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के बारे में बताया था ना। सॉलिड में क्या बताया था, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच मोर होता है, उससे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने में वो सारी की सारी हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है। इसीलिए उस पूरे मेल्टिंग या फ्यूजन प्रोसेस के दौरान सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट बना हुआ है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। जैसे ही पूरा का पूरा सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा सॉलिड मैटर अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर फिर इंक्रीज होने लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर भागने लगेगा, क्योंकि अब उसके बाद वो जो हीट हम दे रहे हैं वो बॉन्डिंग ब्रेक में खर्च नहीं हो रही, क्योंकि बॉन्डिंग तो पहले ही ब्रेक हो चुके हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो चुका है, अब और ब्रेक नहीं होना है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या है, लेट मी चेक। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो फ्यूजन हो रहा है, यानी कि जो मेल्टिंग हो रही है, इसका लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट, it is the amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure and at its melting point. Means latent heat of fusion वो हीट एनर्जी होती है, latent heat of fusion वो हीट एनर्जी होती है जो हीट एनर्जी चाहिए किस लिए, 1 केजी सॉलिड को इसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, वो भी इस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एक बार फिर से, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, नीडेड है, जरूरी है, चाहिए इस सॉलिड को इसके लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए। 1 केजी सॉलिड को, ध्यान देना, 1 केजी, 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, वो भी इस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर और उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो फिर से कुल डेफिनेशन क्या तैयार हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure and at its melting point. क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली जैसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है,
वैसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है इस पर भी लैटेंट हीट है। तो जैसे वहां डेफिनेशन बना था वैसे यहां भी डेफिनेशन बनेगा। पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर डेफिनेशन देखते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, नीडेड है, जरूरी है, आवश्यक है, हमें चाहिए 1 kg ऑफ लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, वह भी इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर, और उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एक बार फिर से, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, नीडेड है 1 kg ऑफ लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, वो भी उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर और उस टाइम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो कुल मिलाकर के फिर डेफिनेशन हम क्या हो गया, डेफिनेशन यही हो गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of liquid into its gaseous state at atmospheric pressure and at its boiling point. Clear? Next देखते हैं क्या टॉपिक है। अगर सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर से में एक तरफ हमारे पास वाटर है और दूसरी तरफ आइस है, वाटर और आइस, यानी कि वाटर है इट मीन्स वाटर अपने लिक्विड स्टेट में है, आइस है मीन्स वाटर ही अपने सॉलिड स्टेट में है। यहां पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो वाटर के पास है। वाटर के पार्टिकल्स के पास आइस के पार्टिकल्स की तुलना में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वाटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा होगा। मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी जितनी अधिक होती है मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट उतनी अधिक होती है, काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होती है मैटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट उतनी ही कम होती है। तो आइस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, वाटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी अधिक है, इसीलिए वाटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और आइस के पार्टिकल्स में मूवमेंट नेग्लिजिबल होगी, न कि बराबर होगी, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है, बहुत बहुत कम है। यही कारण है कि वाटर में फ्लूइडिटी है, आइस में फ्लूइडिटी नहीं है। आइस को जहां रखेंगे आइस वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन अगर वाटर को कहीं भी गिराएंगे तो हायर लेवल टू लोअर लेवल वो फ्लो करेगा, उसके अंदर फ्लूइडिटी आ गई। सिमिलरली अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर पे वाटर है और सेम टेम्परेचर पर स्टीम है, वाटर मीन्स वाटर ही अपने यहां पर लिक्विड स्टेट में है, स्टीम मीन्स वाटर यहां पर अपने गैसेस स्टेट में है। ये स्टीम मतलब वाटर वेपर, वाटर ही अपने गैसेस स्टेट में है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। ऐसे स्टेट में स्टीम यानी कि वाटर वेपर के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स के पास जो वाटर काइनेटिक एनर्जी है उससे अधिक होगी, यानी कि स्टीम के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी मच मोर हाई होगा, जबकि वाटर के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी स्टीम के पार्टिकल्स के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उससे कम एनर्जी होगी। इसीलिए अगर
हमारा स्किन अगर वाटर से बर्न होता है, हॉट वाटर से बर्न होता है, तो वो इतना सीवियर बर्न नहीं होता जितना सीवियर बर्न स्टीम से होता है। क्यों? दोनों का टेम्परेचर सेम है, बर्निंग दोनों से हुई है, फिर भी सीवियर बर्निंग स्टीम से होती है इन कंपेयर टू वाटर, क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा होगी, वो ज्यादा डेप्थ तक पेनेट्रेट करके बर्निंग करेंगे, यानी कि सीवियर बर्निंग होगी। जबकि वाटर के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम है, उनमें मूवमेंट कम होगी, तो वो ज्यादा डेप्थ तक मूवमेंट नहीं करेंगे और ज्यादा डेप्थ तक बर्निंग नहीं करेंगे। तो यही कारण है कि स्टीम से बर्निंग सीवियर होती है इन कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो तब। हमने आपको सॉलिडिफिकेशन बता दिया, वेपोराइजेशन बता दिया, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन सब डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट है इवापोरेशन। एक टॉपिक है इवापोरेशन। लगभग वेपोराइजेशन और इवापोरेशन एक चीज है लगभग, बट एग्जैक्टली एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। लगभग एक किस लिए कह देते हैं? क्योंकि वेपोराइजेशन भी वही है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, और इवेपोरेशन भी वही है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। इसलिए कहते हैं दोनों एक जैसे ही है। बहुत सारे लोग सिमिलरली एक दूसरे के बल इवेपोरेशन की जगह वेपोराइजेशन के इवेपोरेशन टर्म का यूज कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस है। वेपोराइजेशन में एक लिक्विड अपने गैसेस स्टेट में चेंज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। वेपोराइजेशन में एक लिक्विड अपने गैसेस स्टेट में चेंज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, जबकि इवेपोरेशन में एक लिक्विड अपने गैसेस स्टेट में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन में अंतर करना चाहें तो वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसेस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, and evaporation is the process of conversion of a liquid into its gaseous state at a temperature below its boiling point. हम लोग जब कपड़े सुखाते हैं तो सारे कपड़े, गीले कपड़े के अंदर का जो पानी है वो पानी का वेपोराइजेशन नहीं होता है, इवापोरेशन होता है। अभी जब हम पढ़ा रहे और आप पढ़ रहे, इस वक्त भी आपके कपड़े कहीं पर अगर पसारे गए होंगे तो कपड़े सूख रहे होंगे, जबकि टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या 100 डिग्री सेल्सियस हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है? नहीं है ना, फिर भी हमारे कपड़े सूख रहे हैं, यानी कि कपड़े के अंदर का पानी वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में मिल रहा है और हमारा कपड़ा ड्राई हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि कपड़े के अंदर, गीले कपड़े के अंदर का जो पानी है वो वेपोराइज नहीं हो रहा है, वो इवापोरेट हो रहा है। वहां पर इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। और इसके आगे की बात जो है कि इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है, कैसे करता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को कॉज करते हैं, इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग अगली क्लास में लेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि हमको सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कूलर कमरे को कैसे ठंडा करता है, गर्मी के दिन में छत पे हम पानी क्यों डालते हैं, घर के बाहर अपने द्वार पर पानी क्यों छिड़कते हैं
वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। मटके के अंदर, घड़े के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा कैसे होता है? गिलास के अंदर ठंडा पानी या ठंडा कोई भी चीज रखा हुआ है, आइस रखा हुआ है, तो गिलास के, सूखे गिलास के बाहरी दीवार पर भी पानी की बूंदें कहां से आ जाती हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी का आंसर्स को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।